आप डिमांड करो और हम उसको सप्लाई ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या मतलब है? देखो मेरी पहले कुछ बातों को सुन लो, ठीक है? आप वादा करो, कमेंट करके जाओगे कि आप इन सभी क्वेश्चंस को लिखोगे। क्या करोगे? राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ये नहीं होता है, ठीक है, किसी में से आएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत मजे से कर रहे होंगे। देखो बड़े दिनों से ना आप सब टुप 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 करके एक ही कमेंट डाले जा रहे, जो वीडियो अपलोड हो जाए, जो शॉर्ट्स, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आइए, हर के नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आइए। फिर आप अगर इतना डिमांड करोगे और हम उसका सप्लाई ना करें तो कॉमर्स का लॉजिक ही खराब हो जाएगा, इको का लॉजिक ही खराब हो जाएगा। हालांकि मैं इको नहीं पढ़ाता, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता, व्यवसाय अध्ययन, लेकिन लॉजिक तो गड़बड़ हो जाता ना। अब आप डिमांड करो और हम उसको सप्लाई ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मैं आयुष सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से छोटे से सेशन में, जहां पे मैं आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या मतलब है? देखो मेरी पहले कुछ बातों को सुन लो, ठीक है, फिर तुम ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना, तुम्हारे लिए ही, मेरे लिए तो है नहीं, ठीक है? तो सुन लो, ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ये नहीं होता है, ठीक है, किसी में से आएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आप वादा करो, कमेंट करके जाओगे कि आप इन सभी क्वेश्चंस को लिखोगे। क्या करोगे? राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मैं क्वेश्चंस दिखा दूंगा, समझा भी दूंगा सारे क्वेश्चन, और मैं ना थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो जाऊंगा, जिससे आप इन क्वेश्चंस को समझ जाओ, देख लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है? तो मैं आज के इस सेशन को फिर अब बिना किसी टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चलिए, कहाँ गया पेन? लो, पेन नहीं मिल रहा, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना भी नहीं चाह रहा, मैं जबरदस्ती पकड़ के लाया हूँ, है कि नहीं? चलिए सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तब से एक ही डिमांड हो रही थी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है कि नहीं? अब आपने डिमांड किया और हमने उसको पूरा कर दिया, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हो, व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है? जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हट जा रहा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप सबको आराम से लिख लेना, ठीक है? मैं हट गया हूँ भाई, तुम वीडियो पॉज कर सकते हो, इतना टाइम आपके लिए सफिशियंट है, एनफ है, जहां पे आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आप उसको लिखिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपको जो मैंने दिया है वो है, प्रबंध क्या है, इसके मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन, ठीक है? मतलब मैनेजमेंट समझते हो ना क्या है? कि मैनेजमेंट जो कुछ, पहले तो मैनेजमेंट कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों को मैनेजमेंट कहा जाता है, बट उनके द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है, वो जो काम को कर रहे हैं, वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो होता है मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है? तो अब मैनेजमेंट का फंक्शन ध्यान से देखो, एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन, है कि नहीं? मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, फंक्शन, कार्य, है ना, कि ये क्या क्या करती है, तो आपको उसके बारे में यहाँ बताना होगा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फ्यूल के किसी भी 5 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल, यानी कि हेनरी फ्यूल थे, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि 14 जो है प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना, जिसको जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं, जनरल मैनेजमेंट के पिता थे, उन्होंने 14 दिए थे। 14 में आपको ये 5 बोल रहा है, ठीक है? मैं अगर बोलूँ तो आप एडिशनल क्या करना, एक और, यानी कि 6 लिख लेना। अगर 6 आपको याद है, 6 कोई से भी लिखो, ऐसा नहीं कि सर एकदम लाइन वाइज लिखना है, पहले जो दिया था, दूसरा जो दिया था, तीसरा जो उन्होंने दिया था, वैसे ही लिखना है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो याद है, आपको जो ईजी लगता है, आप उसको लिखिए, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं मेरे भाई, ठीक है ना, छोड़ मत देना। तीसरा क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, इसके मुख्य तत्व लिखिए, ठीक है? व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस वाले पार्ट को आप हटा दो, ठीक है? इस वाले पार्ट को आप हटा दो, मुख्य तत्व हटा दो, तुम इसको मत लिखना, ठीक है ना? बस ये बताओ कि ये क्या है, और तुम यहाँ पे पता है क्या ऐड कर लो, कि वैज्ञानिक प्रबंध के नाम लिखे, ठीक है, इसके नाम लिखे, ठीक है? तुम क्या लिखो, इसके नाम लिखो, इसके नाम लिखे, ठीक है? मेंशन देम, क्या लिखोगे यहाँ पे? मेंशन लो, वहां चला गया, ठीक है? मेंशन देम, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध जितने हैं, अब वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया था?
एक बार वो भी लिख दोगे तो और बढ़िया रहेगा कि ये इस किसके द्वारा दिया गया है, फिर उसके जो भी उन्होंने कितने दिए थे वो आप मेंशन कर दो, ठीक है। चौथा आता है नियोजन की परिभाषा, महत्व और सीमाएं समझाइए। डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। अब कई बार यहाँ पे ना आपको डाउट भी आ जाएगा, सर कितना लिखना है ना, कितना लिखे। देखो नियोजन की परिभाषा यानी कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट इज टू बी डन, ठीक है। क्या ये सारी चीजें बताता है, समझ रहे हो ना। हाँ, उसके बाद फिर क्या होता है मेरे दोस्त, उसके बाद होता है कि ये चीज़ तो हो गया, ठीक है, ये चीज़ तो हो गया। अब आपको बोल रहा है कि उसका इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व और सीमा यानी कि लिमिटेशन, ये दोनों आप समझाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इन दोनों को समझाओगे, समझ रहे हो ना, मतलब एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। तो अब कितना कितना सर, देखो ये ना अगर लिखोगे तो बहुत बड़ा, तो आप 3 इंपॉर्टेंस, 3 महत्व और 3 सीमाएं, ठीक है, हेडिंग देना, उसके अंदर में पूरा एक्सप्लेन कर देना, फिर आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। कैसे लिखना समझ गए ना। अब महत्व में प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आपको गोल अचीव करने में हेल्प करता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। या फिर अब आपको जो याद आए। फिर अगर सीमाओं पे जाओगे तो समय टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, समय खाता है, थोड़ा महंगी प्रक्रिया है, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ है। तो आप लिख सकते हो, उसके अंदर में आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। फिर पांचवा आता है संगठन की प्रक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस, देखो क्लियरली बोल रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है यानी कि प्रक्रिया को समझाना है। तो केवल यहाँ प्रक्रिया लिखने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, आपको समझाना होगा, समझ रहे हो ना, आपको समझाना होगा। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कैसे, 4 हैं आपको पता है, तो उन चारों को आपको समझाना होगा, ठीक है। फिर आप आओगे छठे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, भर्ती और चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बहुत इजी सा क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कि आपको भर्ती चयन में अंतर बताना है। भर्ती क्या है, जब हम पूल ऑफ कैंडिडेट में से यानी कि ढेर सारे कैंडिडेट में से कोई एक बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, चुन लेते हैं, ठीक है। फिर आपका ये क्या हो गया, वो तो चयन हो गया। भर्ती क्या होता है, तो हम लोग बहुत सारे लोगों को ना जब हायरिंग करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे किसी को छांटना नहीं होता। सिलेक्शन में क्या होता है, सेलेक्टिंग बेस्ट कैंडिडेट अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट में से कोई एक, मतलब बहुत सारे जिन्होंने आवेदक में से कोई एक बढ़िया सा हमें अपने संगठन के हिसाब से जो बेस्ट है उसको चुन लेना है। भर्ती में लोगों को हायर करना, मतलब उनको उस संगठन में भर्ती कर लेना, ठीक है, ये चीज। सातवां आता है प्रशिक्षण के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो देखो प्रशिक्षण के प्रकार आपको मालूम है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग 2 होते हैं, एक कार्य पर प्रशिक्षण, एक कार्य के बाद यानी कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। एक होता है जो कार्य करते करते सीखना, एक कार्य को पहले सीखना फिर कार्य को करना, ठीक है। तो ये 7वां आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब 8वां आता है प्रेरणा, यहाँ लिखा है, इसको अभिप्रेरण भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है, इसको प्रेरणा भी बोल देते हैं, इसको अभिप्रेरण भी बोल देते हैं। अरे यार यहाँ लिख नहीं पा रहा, ठीक है, तो इसको अभिप्रेरण भी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है मोटिवेशन से आप क्या समझते हो, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हो, अभिप्रेरणा क्या है, ठीक है, और इसके मुख्य साधन लिखे। व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स मेन इंसेंटिव, कि कैसे किसी को मोटिवेट, तो आपने क्या पढ़ा था, प्रोत्साहन के जरिए, है ना, इंसेंटिव के जरिए किसी को मोटिवेट किया जा सकता है। 2 प्रकार के इंसेंटिव होते हैं, मौद्रिक और अमौद्रिक, यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है, तो उस बारे में। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो 9वां नंबर आता है, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बोलोगे सर आप हटे नहीं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो देख लो। 9वां क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, नेतृत्व क्या है, नेतृत्व की किसी भी 3 शैलियों, किसी भी 3 शैली ही आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, कि नेतृत्व की 3 शैली, किसी भी 3 तो हटा ही दो, आपके सिलेबस में केवल 3 है ना, 3 तरीका, लीडरशिप स्टाइल 3 दिया, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, ये सारा, ठीक है। तो वो चीज, व्हाट इज लीडरशिप, एक्सप्लेन एनी 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, आपको लीडरशिप को समझाना होगा, ठीक है। 10वें नंबर पे आओगे, नियंत्रण की प्रक्रिया, हाँ मोस्ट इजी लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि नियंत्रण का स्टेप, कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कि पहले मानक निर्धारण करो, फिर अपने काम को देखो, फिर अपने कार्य की तुलना मानक से करो, और मानक से तुलना करने के बाद जो उसमें विचलन यानी कि डेविएशन आता है, ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव डेविएशन आए तो करेक्टिव एक्शन लो। मतलब सर क्या क्या निकलते हैं, पहले आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड सेट करोगे, फिर आप अपना परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे, फिर इन क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस को
आप क्या करोगे, सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर करके डेविएशन निकालोगे। डेविएशन अगर नेगेटिव आया है तो करेक्टिव एक्शन लेंगे, लेकिन आपको लिखना सब है, ठीक है। मानक निर्धारण करना यानी कि सेटिंग आप स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि आपको अपना प्रदर्शन देखना, ठीक है, निष्पादित क्रिया को देखना। फिर तीसरा आपका क्या आता है कि इनकी तुलना करना, कंपेयरिंग बिटवीन एक्चुअल स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेट स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर एनालाइजिंग डेविएशन आने के बाद विचलन विश्लेषण करना, फिर सुधारात्मक कार्रवाई करना यानी कि टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है, ये चीज। अब आता है सातवां, वित्तीय प्रबंध क्या है, ठीक है, इसके उद्देश्य लिखे। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द नेम सजेस्ट, है ना, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय का मतलब होता है पैसा, प्रबंध का मतलब होता है मैनेज करना, चीजों को संभाल लेना, ठीक है, बंदोबस्त करना। यानी कि ये बताता है कि पैसों का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके कुछ उद्देश्य लिखे कि हम लोग करते क्यों है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पढ़ा रखा है। दीर्घकालीन एवं अल्पकालिक वित्तीय स्रोतों में अंतर लिखिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, डेटर, है ना, देनदार, लेनदार, कार्यशील पूंजी, ये सब शॉर्ट टर्म हो गया। फिर लॉन्ग टर्म क्या होगा, सर ऋण हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, दीर्घकालिक ऋण हो गया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सारी चीजें आपके लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें अंतर लिखो। 13, स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, ठीक है। स्थायी पूंजी को देखो प्रभावित करने वाले कारक बोलता है ना, तो इसका मतलब है कि ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी स्थायी पूंजी यहाँ पे कहाँ ज्यादा लगेगी, कहाँ कम लगेगी, ठीक है। तो स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं। ये व्यवसाय का आकार, ठीक है, यानी कि साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, वो लेबर इंटेंसिव है, श्रम है, या फिर क्या मजदूर वाली है, कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है, ऐसा करके सब देखना होता है। तो कुछ कुछ इसमें फैक्टर होते हैं आपको जो, फिर प्रोडक्शन साइकिल कि कितना उत्पादन का समय लगेगा। तो आपको ना स्थायी पूंजी को जो भी प्रभावित करने वाले कारक है आपको वो समझाने होंगे, ठीक है। 14 नंबर आता है कि कार्यशील पूंजी क्या है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अरे कार्यशील पूंजी क्या है। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है जो आपके, देखो एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम है क्या है, कार्यशील पूंजी, है ना। कार्यशील पूंजी यानी कि बिजनेस में जो पूंजी कार्य कर रही है, ठीक है, जिससे हम अपना दैनिक काम, डेली का काम करते हैं, जिस पैसे से हम अपने बिजनेस में डेली का काम करते हैं, वो हो जाती है कार्यशील पूंजी, ठीक है। इस पर प्रभाव डालने वाले कारक, प्रभाव डालने वाले कारक नहीं, ये बदल दिया है जो ऊपर वाला है ना, यानी कि कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक लिखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ठीक है। मतलब अब इस आपको ऐसे फैक्टर्स जो ये सोचने पे मजबूर करेंगे जो जहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे इसमें बहुत सारे आते हैं, इसमें भी नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना, जो व्यवसाय की प्रकृति, साइज ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का आकार, मौसमी यानी कि सीजनल में, ठीक है। तो इन सब में हम देखते हैं कि कहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, कहाँ पे वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कब कम होती है, तो ये चीज आपको बताना है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओगे, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से मेरे भाई, ले लिया, हाँ सर ले लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें शेयर और डिबेंचर, ठीक है, शेयर और डिबेंचर, इसको ऋण पत्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। शेयर और डिबेंचर में इसको अंश, ठीक है ना, अंश कर लो, हिंदी में अंश बोलता। अंश और ऋण पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, इसमें अंतर क्या है। तो सर शेयर जो है कंपनी क्या करती है, शेयर के बदले में कंपनी को कोई लोन वोन नहीं देना पड़ता। शेयर्स तो कैपिटल का टुकड़ा है। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर जब कंपनी आम जनता से लोन उठाती है, ठीक है ना, आम जनता से मेरे भाई लोन उठाती है, ठीक है। फिर 16 होता है वित्तीय बाजार की परिभाषा और इसके प्रकारों की व्याख्या, यानी कि कितने प्रकार के वित्तीय बाजार हैं, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप के हैं, वित्तीय बाजार 2 प्रकार के हैं, एक आपका मुद्रा बाजार, एक आपका पूंजी बाजार, ठीक है। पूंजी बाजार में 2 अलग से बाजार निकल के आते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताना होगा कि वित्तीय बाजार के बारे में बताओ, फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहां से हम लोग वित्त की व्यवस्था करते हैं, है ना, वित्त की व्यवस्था करते हैं, ठीक। और उसके 2 प्रकार है, एक आपका प्राथमिक, एक क्या पूंजी, सॉरी, एक आपका मुद्रा और एक
पूंजी बाजार में दो अलग से बाजार निकल आएंगे, यानी कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के दो अपने टाइप होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब सातवां आता है प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। देखो आ गया ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें अंतर लिखे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या है? देखो प्राथमिक बाजार ऐसा बाजार होता है जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार लेके आती है, इसीलिए प्राथमिक बोला जा रहा है। किसके जरिए लेके आती है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए लेके आती है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जहां पे यहाँ पे नई नई, प्राथमिक बाजार में नए शेयर्स आते हैं, ठीक ना, नया, इसीलिए इसको फर्स्ट हैंड मार्केट या न्यू शेयर्स मार्केट भी बोलते हैं। लेकिन जब इसको तुम जाओगे सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि द्वितीयक बाजार में, तो यहाँ पे जो शेयर्स जारी कर दिए गए हैं, जो अंश जारी किए गए हैं, उन्हीं पे खरीद बिक्री का कार्य चलता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो इशूड शेयर्स को ही ट्रेड किया जाता है, तो आपको इसी के बारे में पूरा पूरा अंतर बताना है, ठीक है। अब देखो क्या है, 18 नंबर आता है सेबी क्या है, इसके कार्य को समझाइए, ठीक है। व्हाट इज सेबी, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। सेबी क्या है? सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, सिक्योरिटीज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिभूति अधिनियम, ऐसा करके, ठीक है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये क्या है? ये स्टॉक मार्केट की पुलिस है जो स्टॉक मार्केट पे निगरानी रखती है कि स्टॉक में कोई भी गलत गतिविधि ना हो, यानी कि कुछ भी फ्रॉड वगैरह ना हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है? स्टॉक मार्केट पे नजर रखना, शेयर होल्डर्स के साथ कोई कुछ बुरा ना हो, यानी कि निवेशक के हित की रक्षा करना, निवेशक को फ्रॉड होने से बचाना, निवेशक को पारदर्शिता प्राप्त यानी कि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, ठीक है। चलिए 19 आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो देखो ये एज द नेम सजेस्ट, स्टॉक एक्सचेंज, इसको ना स्कंध विपणी भी बोलते हैं और भी हिंदी भाषा में, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्कंध विपणी, ठीक है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज नाम क्या है? स्टॉक को एक्सचेंज करना होता है। एक्सचेंज क्यों बोल रहे हैं? देखो मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट में गया, मैं बोलूंगा कोई कोई रिलायंस के शेयर खरीदेगा, मैं रिलायंस के शेयर बेचूंगा, उससे बदले में पैसे लूंगा। तो एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, तो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि विनिमय हो रहा है ना, इसलिए बोला जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज। अब इसका काम क्या है तो वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो 20 नंबर आता है, डीमैट खाता क्या है, इसके लाभ लिखिए, है ना। तो डीमैट खाता क्या है? डीमैट खाता जैसे आपका बैंक खाता होता है ना, बैंक अकाउंट, जहां पे आप पैसा रखते हो जमा करके, ठीक है, जहां पे आप पैसा रखते हो जमा करके, ठीक है, वैसे ही एक डीमैट खाता होता है। डीमैट खाता में हम शेयर्स रखते हैं ऑनलाइन, ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, डीमैट अकाउंट में हम लोग जो शेयर्स खरीदते हैं ना, वो शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं ऑनलाइन माध्यम में, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम में। अब इसका लाभ क्या है? इसका डीमैट खाता का लाभ है कि आप शेयर मार्केट में क्या खरीद बिक्री कर सकते हो, ठीक है। आप रियल टाइम में, मतलब डीमैट खाते के जरिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपकी जब मर्जी आप शेयर्स बेच दो, जब मर्जी शेयर्स खरीद लो, ठीक है, ऐसा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इस वाले पोर्शन को आप काट दो, ठीक है ना, राइट इट्स एडवांटेजेस आप काट दो, आप केवल डीमैट अकाउंट ही लिखना, ठीक है, आप केवल डीमैट अकाउंट ही लिखना बेस्ट होगा, आपके लिए इतना रेलेवेंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, ठीक है। 21 नंबर आता है, विपणन क्या है, इसके मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शन। तो विपणन क्या है? सर विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम ग्राहकों को सूचना देते हैं कि आपको जो उत्पाद चाहिए था वो हमने क्या किया है, बना दिया है, ठीक है। यानी कि मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पे हम लोग कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं कि जो आपको चाहिए था ना, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो बना दिया है, अब कस्टमर आएंगे और ये खरीद के ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया है। अब मार्केटिंग का काम क्या है तो वो आप लिखिएगा, ठीक है। अब देखो मार्केटिंग मिक्स बोलता है, ठीक है, विपणन मिश्रण क्या है, इसके 4P, अब 4P होते हैं, ठीक है। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन इट्स 4Ps। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर आपका मार्केटिंग वाला है, मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन वाला, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि विपणन क्या है। 4P, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स और प्रोडक्शन मिक्स, ऐसा करके होता है, ठीक है ना, ऐसा करके। तो आपको ये पूरे मिक्स बताने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे ले लो स्क्रीनशॉट, हट गया हूं मैं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आता है 23 नंबर, ठीक है, उत्पाद के स्तर व उसके वर्गीकरण लिखे। व्हाट द लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये बताना होगा आपको।
फिर मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, यानी कि एक प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने के टाइम पर कौन कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब मान लो कोई किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है। ठीक है, मान लो जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस जब कंपनी डिसाइड करेगी तो किन बातों का ध्यान रखेगी कि इसका प्राइस इतना क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा कर देंगे तो कस्टमर खरीदेंगे नहीं, कस्टमर नहीं खरीदेंगे तो फिर कंपनी को नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे प्राइस बिल्कुल ठीक ठीक लगे किसी भी उत्पाद का। विज्ञापन और बिक्री प्रोत्साहन में अंतर लिखे। डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। अब आता है उपभोक्ता संरक्षण क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। व्हाट इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, इजी इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिएगा व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताएं लिखिए। राइट द फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में क्या है। इसमें सर कंज्यूमर के लिए है, उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता के हितों का बचाव किया जाता है, उपभोक्ता के साथ कोई भी मार्केट में गलत गतिविधि होने से ये बचाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको बताना होगा। ठीक है, 28 आता है उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। राइट्स, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ये सारे राइट्स आपको बता रखे हैं, आपको ये बताने होंगे। ठीक है, कि उसके क्या क्या, एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं। तो सुनने का अधिकार है ना, बहुत सारे हैं। राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर तरह का होता है, तो आपको यहाँ पे वो बताना होगा। 29 होता है उपभोक्ता संरक्षण परिषदें क्या है, समझाइए। व्हाट आर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसको कंज्यूमर रेडरेसल मशीनरी भी बोलते हैं, कि कौन कौन से ऐसा कौन सा जगह है जहां एक उपभोक्ता अपनी शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो 3 कोर्ट आपको इसमें बताए गए होते हैं। ठीक है, अब 30 आता है उपभोक्ता न्यायालयों की संरचना और कार्य समझाइए, कि इसका काम क्या क्या होता है। ठीक है, उपभोक्ता न्यायालय जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 3 कोर्ट है ना, जहाँ पे आप कंज्यूमर कोर्ट होता है जो, ठीक है, जो उपभोक्ता कोर्ट होता है जहाँ पे आप जाके एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है किसी कंपनी के प्रति, या मान लो आपको कोई प्रोडक्ट खराब मिल गया, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो आप उसके लिए शिकायत दर्ज करो। ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट, ठीक है, अब जो है कुछ नहीं है, होमवर्क मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ डू, ठीक है, डू राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए ना मेरे भाई, कृपया करके आप इन सब क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चंस को लिख लोगे, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे और आपको चीज़ें याद हो जाएंगे। ठीक है ना, लिखना ज़रूरी है, बस ये नहीं कि मैंने दे दिया, आपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट रख लिया, किसके किसके स्क्रीनशॉट ऑलरेडी पड़े होंगे पता नहीं, वो स्क्रीनशॉट में ही दब जाएगा, फिर तुम कभी इसको देखोगे नहीं, फिर आके बोलोगे, है कि नहीं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिख रहे हैं, कुछ तो थोड़ा मेहनत करो। देखो, तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हारा नंबर आएगा। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर देंगे, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर देगी, लेकिन जब तक आप खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे, नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपको जितनी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कृपया करके उस पर काम कीजिए, इनको लिखिए, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अब जैसे जैसे एग्जाम आएंगे ना, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। आपका एग्ज़ाम एकदम धुआंधार तरीके से जाएगा, आपके नंबर एकदम मस्त वाले आएंगे, एकदम रंग बिरंगे, जिससे आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान होगी और आप बोलोगे हमारा अच्छा नंबर आया है ना। तो इस तरीके से फिर हम लोग अपने अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज़ प्लीज़ जाते जाते भी एक ही बात बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस साइड आयुष सिंह साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, मैं चला।